सत्यमेव जयते दोस्तों। आज एक बार फिर से मैं और ईशान राहुल फिर से कुछ नए फैसलों पर बातचीत के लिए इकट्ठा हो गए हैं। लीगल बुलेटिन थैंक यू सो चैनल मच सर। पे आपका हार्दिक स्वागत है एक बार फिर से। सर, पहला केस सुप्रीम कोर्ट से है। मीरा कौरा पटेल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इसका टाइटल है। देखिए, केस जो है प्री कॉन्सेप्शन एंड प्री नेटल डायग्नोस्टिक टेक्निक्स प्रोहिबिशन ऑफ सेक्स सिलेक्शन एक्ट 1994 से संबंधित है। बेसिकली जो ये भ्रूण के जो लिंग का जांच होता है, उसको इसमें जो है ऑफेंस बनाया गया था, इसको प्रोहिबिट किया गया था। तो इसके सेक्शन 4 क्लॉज 3 और सब क्लॉज 1 से रिलेटेड ये केस है। और इसमें हुआ क्या था कि 2019 में एक एडवोकेट हैं मीरा कौरा पटेल। इन्होंने इसी सेक्शन को चैलेंज किया था, इसको असेल किया था। और ये कहा था कि इस सेक्शन में जो बातें लिखी हैं वो आर्टिकल 14, 15 और 21 की वॉयलेटिव हैं। अब इसके पहले कि हम ये देखें कि सुप्रीम कोर्ट ने फाइनली क्या कहा किया है इसमें, पहले हमें इस सेक्शन को थोड़ा देखना पड़ेगा। तो देखिए, ये जो सेक्शन 4 क्लॉज 3 और सब क्लॉज 1 है, ये एक्ट हमारा 1994 का। इसमें है क्या हम्म। कि जो भी पर्सन, मतलब कि जो भ्रूण के लिंग की जांच करेगा, ठीक है, जो करने वाला है, उसके लिए उसको प्रोहिबिट किया गया है। और उससे ये कहा गया कि आप तभी करेंगे जब आप सेटिस्फाइड हो कि फॉलोइंग जो है कुछ रीजंस हैं जिनमें आप कोई एक रीजन जो है बनता हो, तभी उन कंडीशन के फुलफिल होने पर ही जो है आप भ्रूण की जो है लिंग की जांच करेंगे। तो ये कुल 5 जो है हैं। पहला है कि एज, जो जो प्रेग्नेंट वुमेन की एज होनी चाहिए, वो 35 के अबव होनी चाहिए। यही वो पहला क्लॉज है जिसको कि इसमें चैलेंज किया गया है। बाकी भी हम देख लेते हैं। क्लॉज जो 2 है, वो कह रहा है कि अगर प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो 2 या 2 से अधिक बार लगातार अबॉर्शन या फर्टाइल लॉस हुआ है उसका, ठीक है, भ्रूण गिर जा रहा है, अबॉर्शन हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में भी जो है आप उसकी जो है लिंग की जांच तब कर सकते हैं। तीसरा ये है कि जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उसका जो है वो किसी तरीके से ड्रग्स, रेडिएशन, इन्फेक्शन या केमिकल के जो है उसमें आई हो जद में, ठीक है, तब ऐसी स्थिति में डाउट रहता है कि बच्चे पे असर हुआ होगा, तब आप जांच कर सकते हैं। चौथा है कि प्रेग्नेंट वुमेन की जो है कोई फैमिली हिस्ट्री है कि उसकी फैमिली में जो है मेंटली रिटार्डेड लोग या फिजिकल डिफॉर्मिटी वाले लोग जो है या जेनेटिक डिजीज वाले लोग हो रहे हैं, तब बच्चे की जांच की जा सकती है। और पांचवा जो है कोई अदर कंडीशन जिसको कि सेंट्रल सुपरवाइजरी बोर्ड ने जो है स्पेसिफिक किया हो, तब आप उसके तहत जो कर सकते हैं। इसमें क्या है, इनका ये कहना है कि भाई 35 एज के अबव तो आपने अलाउ किया है, लेकिन उसके पहले की जो प्रेग्नेंट वुमेन है, उनको आपने डिसअलाउ किया है, ठीक है। तो ये एक तरीके से उन महिलाओं के आर्टिकल 21, 14 और 15 का वॉयलेशन है। और इसके ग्राउंड उन्होंने ये भी दिया है कि कुछ रिसर्च वगैरह हुई है जिसमें पाया गया है कि 57.1% जो जेनेटिक डिसऑर्डर्स हैं, जो एनिमोलीज हैं, वो 30 साल से कम की महिलाओं में जो है पाई जा रही हैं, ठीक है। तो ऐसे में आप 35 के अबव वालों को ये जो छूट दे रहे हैं, तो ये इसका कोई मतलब नहीं, आर्बिट्रेरी है। तो हालांकि अब हम आते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या जो है अपना निर्णय दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हालांकि जो एडवोकेट थी, उन्होंने पूरी तरीके से ये तो बताने में मतलब समर्थ नहीं रही कि किस तरीके से, मतलब आर्टिकल 14, 15 और 21 का वॉयलेशन है ये एग्जैक्टली जो है उन वो नहीं हो पाया इसमें। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये मैटर इतना इम्पोर्टेंट जरूर है, ये इतना इम्पोर्टेंट जरूर है कि इस पर एक एक्सपर्ट बॉडी की कंसिडरेशन चाहिए होगी, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर को एक एक्सपर्ट बॉडी की कंसिडरेशन के लिए जो है रेफर कर दिया है रिसर्च में। तो उससे अगर ये लगता है कि कोई एग्जिस्टिंग लॉ को चेंज करने की जरूरत है, तो पब्लिक इंटरेस्ट में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी जो है उस लॉ को चेंज भी करे, ठीक है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था इस एक्ट का, कि इसमें जो है 35 एज से नीचे वाली महिलाओं को जो ये मनाही है अपनी जो है प्री नेटल सेक्स डिटर्मिनेशन की, उसको चैलेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में मैटर आया था। और कोर्ट ने इसको जो है एक एक्सपर्ट कमेटी को रेफर कर दिया। तो मैं इलाहाबाद हाई कोर्ट का एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है आज का, मैं इस पे डिस्कशन करना चाहूँगा। ये जो है मोदी नगर थाना पड़ता है गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में। 1996 में यहाँ पे दिल्ली से एक बस चली थी जिसपे अलग अलग जगहों पे यात्री सवार हुए। कुल 43 यात्री थे बस में। और बस जब इस थाना क्षेत्र के पास से गुजर रही थी तो उस समय इसमें ब्लास्ट हुआ।
और ड्राइवर की सीट के नीचे कुछ रखा गया था जो एक्सप्लोसिव मटेरियल था और जिसको रिमोट बम से उड़ाया गया था। और इसमें कई लोग हताहत हुए थे। तो 10 लोगों की तो ऑन द स्पॉट मौत हो गई थी। इस मामले में जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद जो है चार्जशीट दाखिल की गई थी। 27 अप्रैल 1996 को ये घटना 3:55 पर दर्ज की गई थी। और जो रिकॉर्ड पेश किए गए हाईकोर्ट में उसके हिसाब से इसमें कुल 53 लोग दिल्ली से चले थे। बाद में 14 लोग और सवार हुए थे, यानी कि 67 की स्ट्रेंथ लेके ये बस चल रही थी। और 48 लोग इसमें जो है घायल हुए थे। जब फॉरेंसिक टीम ने वहाँ पे एविडेंस कलेक्ट किए बस से, तो पता चला कि जो बॉडीज थी, जो लोग मरे हुए थे, उनमें कई तरह के धातुओं के टुकड़े थे। और जब फोरेंसिक जांच की रिपोर्ट आई तो पता चला कि कार्बन से मिश्रित आरडीएक्स जो था, उसको चालक के सीट के नीचे लगाया गया था और उसको रिमोट से दबा के उड़ाया गया था। इसमें जो है अब्दुल मतीन उर्फ इकबाल, एक पाकिस्तानी नागरिक जो हरकत उल अंसार के संगठन है आतंकवादी, उसका कथित जिला तौर पे जिला कमांडर बताया गया था मोहम्मद इलियास। और इस समेत कुल 3 लोग जो है इसमें नामजद किए गए थे, जिसकी पुलिस ने गिरफ्तारी की थी। और जो मुकदमा दर्ज हुआ था वो 302/24, 307, 427, 120B, 121 से, 124 से आईपीसी और विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की जो धारा है 4/5, इसके तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया। तो इसमें जो है ट्रायल कोर्ट से, जो लोअर कोर्ट से वो फैसला होके आया, उसमें इन लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। खास तौर से इसके खिलाफ, इलियास के खिलाफ। और एक को कोर्ट ने बरी कर दिया था। तो इलियास ने ये हाई कोर्ट में यहाँ पे याचिका दाखिल की थी। तो कोर्ट में जब हियरिंग चल रही थी, उसमें मेजर जो पार्ट ये था कि कोर्ट ने जब इसको बरी किया तो उसमें लिखा भी, एकदम स्पष्ट लिखा है कि हम इस मामले में भारी मन से बरी होने का फैसला दे रहे हैं, क्योंकि यह मामला इतना संगीन है कि इससे समाज की अंतरात्मा को झकझोर दिया था। और आतंकवादी साजिश में 18 निर्दोष लोगों की जान गई थी। ये कोर्ट ने कमेंट किया, लेकिन यह भी कहा कि जो पुलिस ने जो अपना इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट दाखिल किया, उसमें इतना दम ही नहीं था। केवल इसके इकबालिया बयान पे ही आधारित चीजें थी, और जो एविडेंस पेश किए गए थे वो एविडेंस जो एविडेंस एक्ट है उसके जो प्रोविजंस है उसमें फिट नहीं बैठते। और इसी आधार पर कोर्ट ने इसको आज बरी करने का फैसला सुनाया है। 53 पेज का फैसला है, तो इसमें बहुत सारी और बातें हैं, बहुत सारे और रेफरेंसेज हैं। तो कभी हम लोग इस पे डिटेल में वीडियो बनाएंगे तो उस पर बात करेंगे। फिलहाल के लिए क्योंकि शार्ट में इंफॉर्मेटिव है, तो इतना ही जानकारी हम देते हैं आज। अगले मैटर में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि 16 राज्यों और यूटीज में जो स्टेट बार काउंसिल के इलेक्शन होने वाले हैं उनके शेड्यूल को थोड़ा सा रिवाइज किया है। और अब इसमें क्या हुआ है कि 31 जनवरी 2026 से लेकर के 30 अप्रैल 2026 के बीच में 5 चरणों में ये जो है बार के इलेक्शन होने हैं। अब इन 5 चरणों को किस तरीके से इन्होंने विभाजित किया है, तो जो पहला चरण होने वाला है वो उसमें यूपी और तेलंगाना स्टेट के बार काउंसिल का इलेक्शन होगा। ये कब होगा? ये 31 जनवरी 2026 तक हो जाना चाहिए। जो दूसरा चरण है उसमें आंध्र प्रदेश, दिल्ली और त्रिपुरा के जो बार काउंसिल्स हैं उनका इलेक्शन हो जाना चाहिए 28 फरवरी 2026 तक। जो तीसरा फेज है उसमें राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा, झारखंड, वेस्ट बंगाल, कर्नाटक एंड गुजरात, इनके स्टेट बार काउंसिल के इलेक्शन जो है 15 मार्च 2026 तक हो जाने चाहिए। जो कि चौथा चरण है उसमें मेघालय, मणिपुर और महाराष्ट्र के स्टेट बार काउंसिल का इलेक्शन 31 मार्च 2026 तक हो जाना चाहिए। और जो आखिरी फेज है पांचवा, उसमें केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, हिमाचल प्रदेश और असम, इनके स्टेट बार काउंसिल का इलेक्शन 30 अप्रैल 2026 तक पूरा हो जाना चाहिए। ये जो है एक रिवाइज्ड ये टाइम टेबल बनाया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। इसके साथ ही इसमें सुप्रीम कोर्ट ने दो अलग कमेटियां भी बनाई हैं। एक रीजनल स्तर पर जो है हाई पावर्ड इलेक्शन मॉनिटरिंग कमेटी, और दूसरी कमेटी हाई पावर्ड सुपरवाइजरी कमेटी।
जिसको कि जो है सुप्रीम कोर्ट के ही एक फॉर्मर जज जो है प्रिजाइड करेंगे। तो ये दोनों जो है कमिटीज भी बनी हैं इसी के साथ। तो ये हमारे इसमें जो है जैसे स्टेट मतलब बार काउंसिल अपडेट के। में बता दूं कि थोड़ा जी सा जी जो यूपी बार काउंसिल से जुड़ा हुआ अपडेट है। तो यूपी में प्रक्रिया चल रही है। नामांकन की प्रक्रिया कल पूरी हो जाएगी, कल यानी 19 तारीख को। तो 14 तारीख से नामांकन पत्र भरने का काम शुरू हुआ था, 19 तारीख लास्ट डेट है। और यहाँ 4 चरणों में वोटिंग है, और वो 31 जनवरी, लास्ट फेज की जो वोटिंग है वो 30 और 31 जनवरी को है। तो हाँ, ये पहले हाईकोर्ट ने जो डिसीजन, सॉरी, सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया था उसमें यही था कि सबको बाउंड्री था कि 31 जनवरी तक आप लोग पूरा करा लें। तो इसको बाद में कुछ लोगों ने अब कुछ डाला था, फैक्ट फिक्स किया था कि इतने कम समय में संभव नहीं है, तो शायद ये जो आज की स्टेटस आप बता रहे हैं वो उससे आई होगी। तो इन्फॉर्मेशन के जी लिहाज से अच्छा है। तो मैं अब दूसरे वाले केस पे आता हूँ। ये सुप्रीम कोर्ट से आया है और बेसिकली हरियाणा का मामला है। और पूरी देश में इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है डिजिटल अरेस्ट। स्पष्ट रूप से साइबर क्राइम में कहीं पर भी डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई शब्दावली ना तो बीएनएस में कहीं यूज की गई है, और ना ही साइबर क्राइम में, और ना आईटी एक्ट में। तो साइबर क्राइम मतलब डिजिटल अरेस्ट जैसा कोई चीज होती नहीं है, लेकिन जानकारी के अभाव में और लोग इस तरह से फंसते चले जाते हैं कि अपनी सारी कमाई और सारी पूंजी गंवाते, मतलब इनके हवाले कर देते हैं जो साइबर क्रिमिनल्स होते हैं। तो हरियाणा का जो एक परिवार था जिससे करीब का 3.25 करोड़ रुपए की डिजिटल अरेस्ट करके मनी वो कर दी गई थी, ट्रांसफर करा ली गई थी। तो ये दंपत्ति था, उसने चिट्ठी लिखी थी सुप्रीम कोर्ट को। और सुप्रीम कोर्ट ने उस चिट्ठी को संज्ञान लेते हुए, इस पे पहले भी एक बार हियरिंग हो चुकी थी, और उसमें उस समय सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि डिजिटल अरेस्ट के जितने भी मामले हैं ये सीबीआई को दे दिए जाने चाहिए। मतलब एक सजेस्टिव था, कोई डायरेक्शन इस पे नहीं था। आज जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आया तो एक चीज ये आया कि जमानत के जो रूल्स हैं, जमानत में जैसे, ये तो सुप्रीम कोर्ट पहले ही कह चुका है कि जो है बेल एक्सेप्शन होना चाहिए, बेल हक है। में ये है कि जब जमानत के लिए आवेदन आते हैं तो मोस्टली इस ग्राउंड पे जमानत दे दी जाती है कि चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, पूछताछ की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, तो इसमें पूछताछ जैसा कुछ बचा नहीं है, इसलिए जमानत दे दी जाए। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इस पर्टिकुलर केस में, जो ये हरियाणा वाला केस है, इसमें कहा कि इसमें किसी भी स्टेज पे जमानत नहीं दी जाएगी। और अगर उसको आरोपित को कुछ है ऐसा जिसके दम पे वो ये कहता है कि नहीं, हाँ, जमानत का मेरा हक बनता है, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ही आना पड़े। और इसमें बहुत इम्पोर्टेंट एक चीज और वो किया है कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने, इसकी जस्टिस सूर्यकांत और जयमाल बागची की बेंच इसकी सुनवाई कर रही थी। उसमें कहा कि अब हम इस पे देश भर के लिए डायरेक्शन जारी करेंगे। तो नेक्स्ट हियरिंग जब भी इस केस की होगी तो ये उम्मीद की जा सकती है कि पूरे देश के लिए डिजिटल अरेस्ट पे के केसेस पे या उसके अरेस्टिंग पे, उसकी हियरिंग पे, फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह शायद कुछ ऐसा आ जाए कि फास्ट ट्रैक कोर्ट की तरह उसको डे टू डे बेसिस पे सुनवाई करके निपटाइए। जो भी क्रिमिनल्स हैं उनको हर हाल में जेल पहुंचाइए। अवेयरनेस के लिए मैसेज तो आते रहते हैं, लेकिन शायद वो पर्याप्त नहीं है, क्योंकि घटनाएं तो लगातार बढ़ती जा रही हैं। अखबारों में मतलब कोई दिन का ऐसा मतलब कोई मीडिया ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे आपको एक घटना इस तरह की मिल न जाए जहाँ बताया गया डिजिटल अरेस्ट करके इतना पैसा गायब कर दिया, उतना पैसा गायब कर दिया। देखिए, अगला केस जो है वो श्री कुमार गुप्ता एंड अनदर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया टाइटल से है। इसमें हुआ क्या था कि एक युवक जो है, वो ये मध्य प्रदेश का मैटर है, यहाँ पर सतना से मैहर में जो है ये एक रेल यात्रा के लिए जो है उसने टिकट लिया था। और हुआ क्या था कि वो मैहर पे जो है एक गलत ट्रेन पे चढ़ जाता है। ठीक है, एक ऐसी ट्रेन पे चढ़ता है जिसको मैहर पे असल में रुकना भी नहीं था। और जब वो चढ़ता है उसके बाद जब उसको ये बात का पता चलता है कि मैं गलत ट्रेन पे चढ़ गया हूँ, तो फिर वो चलती ट्रेन से उतरने की कोशिश करता है, और ऐसे ही में जो है वो उसको चोट लगती है और अंतोगत्वा उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो अब होता क्या है कि उसके जो पेरेंट्स हैं, वो सेक्शन 16G ऑफ रेलवे क्लेम्स ट्रिब्यूनल एक्ट 1987 का जो एक्ट है उसके तहत जो है वो क्लेम मांगते हैं। तो जो रेलवे है
वो यही बात कह के जो है उसका पूरा जो ग्राउंड था कंपनसेशन न देने का, डिनाई करने का, वो ये था कि ये उस व्यक्ति के खुद की नेग्लिजेंस के कारण हुआ है। ठीक है। तो जब खुद की नेग्लिजेंस के कारण हुआ है तब कोई क्लेम नहीं बनता है, यही इसी ग्राउंड को लेकर वो चल रहे थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज जो है ये मैटर, मतलब इसमें इसका जो सुनवाई हुआ उसमें ये फाइनल डिसीजन दिए कि सिर्फ इस बात के लिए कि वो एक गलत ट्रेन पे वो लड़का चढ़ गया था, इससे ये बात साबित नहीं हो जाती कि वो एक बोनाफाइड पैसेंजर नहीं था। ठीक है, उसके पास एक वैलिड टिकट थी, यानी कि वो पैसेंजर तो मतलब उसने टिकट ले रखी थी, वो वैलिड पैसेंजर था, बोनाफाइड पैसेंजर था। तो ऐसे में सिर्फ इस बात के लिए कि वो एक गलत ट्रेन पर चढ़ गया था और ये रेलवे के अथॉरिटी को ये ग्राउंड नहीं दे देता है कि वो जो अपनी जिम्मेदारी है उसको मतलब कंपनसेशन देने की, उससे जो है वो पीछे हट जाए, उससे वो जो है मुक्त हो जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने 8 लाख की जो है कंपनसेशन दिलवाई है उनके पेरेंट्स को। तो ये मतलब थोड़ा सा इसलिए भी इम्पोर्टेंट केस है कि कभी भगवान न करे लेकिन इस तरह का जब कोई केस हो, तो ऐसे में मतलब आपको ये पता रहना चाहिए कि मतलब यहाँ पे एक मतलब नेचुरल राइट की आपकी जो है, नेचुरल राइट की एंगल आ जाता है कि जो आपने वैलिड टिकट अगर ली है तो ये आपका अधिकार है कि अगर कोई इस तरह की दुर्घटना हो रही है तो आपको क्लेम मिलना चाहिए। ठीक है, और वही सुप्रीम कोर्ट ने इसमें किया है। नहीं नहीं, इंफॉर्मेशन के लिहाज से बहुत अच्छा केस आपने पिक किया था। तो मतलब ये मेरे लिए भी आई ओपनर है, क्योंकि मैं रेलवे की प्रैक्टिस करता नहीं हूँ, तो मुझे भी जानकारी नहीं है इसके बारे में। जी तो जी। अच्छा है, कम से कम इसी बहाने, डिस्कशन के बहाने हम लोग जानेंगे, कुछ हमारे दर्शक जानेंगे। तो चलते चलते एक बात कर लेते हैं, इलाहाबाद हाईकोर्ट का ये भी डिसीजन है, फतेहपुर की नूरी जामा मस्जिद की बात हमने पिछले वीडियो में भी की थी। तो 1839 में बनी स्थापत्य कला की इस मस्जिद को बचाने के लिए यहाँ पे जो वहाँ की इंतजामिया कमेटी थी, उसने हाईकोर्ट में रिट दाखिल की थी। और बताया ये था कि जो मस्जिद का वो था बाउंड्री वाल, वो और कुछ हिस्सा हाईवे की चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहा था, तो कुछ हिस्सा ढहाया जा चुका था पहले। तो बाकी हिस्सा न ढहाया जाए, इसके लिए याचिका दाखिल की गई थी और रेमेडी मांगी गई थी कि इस कार्य को रोका जाए और विकल्प तलाशे जाए। तो पिछली बार जो जस्टिस अनीश कुमार गुप्ता और जस्टिस अतुल श्रीधरन की बेंच ने इस पे स्टेट से जवाब मांगा था। 18 नवंबर को स्टेट की तरफ से जो कोर्ट में जवाब दाखिल किया गया, उसमें बताया गया है कि जो हिस्सा जितना गिराया जा चुका है उससे काम हो गया है, आगे इस मामले में कोई ध्वस्तीकरण नहीं किया जाएगा। तो यानी कि मस्जिद पे अब किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं होनी है, और उसके आगे जो भी जितना भी पार्ट पोर्शन बचा हुआ है, वो अपना कंस्ट्रक्शन करा के उसको सुरक्षित किया जा सकता है। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपसे आग्रह है कि हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि हमारा हौसला बढ़े। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।